तो वो देख ले देख वो क्वेश्चन है। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति तथा वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में जो जो महत्वपूर्ण जानकारी दी उन्हें अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इरो उत्तर धनाट मिल जाए। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के जितेन नार्गे द्वारा लेखिका को सिक्किम की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में बताया गया कि गैंगटॉक की यात्रा में पूरे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से भरी वादियाँ मिलेगी। रास्ते में पाइन और धूपी के खूबसूरत पहाड़ों के दर्शन होंगे। यहाँ के अविरल बेहद झरने, जगह जगह फूलों की चादर से ढकी वादियों, बर्फीलों चोटियों आदि का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये घाटी प्रयुक्त और रोडोडेंड्रोन के फूलों से सजी हुई है। यहाँ की श्वेत और रंगीन पताकाएं सभी को विस्मित करती है। कटाओं को प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड बताया। वहाँ ताज़ी बर्फ़ मिलती है। ओ देख स्विट्जरलैंड बताया। वो आने क्वेश्चन आ सके कि भाई हिंदुस्तान मतलब किन बतायो कि मतलब किस है वो स्विट्जरलैंड नाम हुएला है। वहाँ ताज़ी बर्फ़ मिलती है। यहाँ की घटाएं के एक जादुई सम्मोहन है। जितेन नार्गे ने गंताम, युताम, कवि लोंगस्टोंग, लुयांग, कटाओं आदि स्थानों के भौगोलिक स्वरूप की जानकारी दी। उसने लेखिका को वेगवती तीस्ता नदी का संगीत वह आसमान में उड़ते बादलों की सुंदरता का आभास कराया। गैंगटॉक का सही नाम गैंगटॉक बताया, जिसका अर्थ पहाड़। जब यह भारत में विलय हुआ तो आर्मी कप्तान शेखर दत्ता ने इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने का सुझाव दिया। जनजीवन नार्गे ने बताया कि यहाँ के लोग बहुत परिश्रम हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ाई के साथ शाम कितो गए ओ तो देख ले पढ़ तो कहीं चल पढ़ दूँ। नार्गे ने बताया कि यहाँ के लोग बहुत परिश्रम हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ शाम को अपनी माँ के साथ मवेशी चराने, पानी भरने, लड़कियों के गट्टर ढोने का काम भी करते हैं। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। जब कोई अप्रिय घटना या मृत्यु हो जाती तो किसी धार्मिक स्थान पर 108 पताकाएं, श्वेत पताकाएं फहराते हैं तथा किसी शुभ कार्य में अवसर पर 108 रंगीन पताकाएं फहराते हैं। जितेन नार्गे ने यह भी बताया कि प्रेयर व्हील घूमने से सारे पाप धुल जाते हैं। वो पहले आंसर हो एवं जिको थन मतलब आवे नहीं बे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब देख ले एक बार पढ़ ले नहीं तो वो क्वेश्चन मतलब पूरा चैप्टर क्लियर है। पहले क्वेश्चन समझ ले पूरा चैप्टर ही है। हम तने दूसरा चैप्टर प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को कैसे रोका जा सकता है। दूसरा है अब इरु देखा उत्तर कहीं हो इजी है रे और तो कहीं प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को निम्न उपायों द्वारा कम कर सकते हैं। पहाड़ों पर लगे वृक्षों को न काटें और काटने वाले को भी रोकना। और तो इजी है देख पहाड़ों पर प्रकृति मतलब समझ गयो। प्रकृति पहाड़ों पर लगे वृक्षों को न काटें और काटने वाले को भी रोकने से मना करें हैं। पहाड़ों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वे दूसरों को भी लगाने के लिए प्रेरित करें। और तो पहली क्या है कि पेड़ ना काटो और जिसको काटे ने भी मना करो। और वो क्या कि थे भी लगो और दूसरा ने भी लगोने रोको है। हम तीसरा पॉइंट कहीं क्या कम से कम वाहनों का प्रयोग करके जिससे प्रदूषण कम फैलेंगे। जो मतलब प्रदूषण है मतलब जो तुम समझ गयो मतलब गाड़ियाँ कम चलो। नदियों आदि में गंदे नाले अपशिष्ट पदार्थों को वाहन बंद करके गंदी नालियाँ मतलब नदी हुए भी मत गंदो मतलब है नहीं फेंकना चीज़ें हैं। पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करके हम प्रकृति को सुरक्षित कर सकते हैं। पॉलीथीन एक हुआ कोई पदार्थ
का प्रयोग कम से कम करके हम प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। छठो कहेंगे प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए प्राकृतिक उपदान से छेड़छाड़ कम करके, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करके। और देख सातवीं पढ़ ली एक है, बता दूँ इन किसे किसा पॉइंट पढ़ ली। पहलो तो पढ़ तो इजी है, दूसरो इजी है, तीसरो इजी है और चौथो इजी है। पांचों और छठो थोड़ा हार्ड है और सातों इजी है। और हम पढ़ ली तू तीसरो पर्सन कहीं कहे जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखे कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। देख लो 30 तो मतलब 100% आए, 100%। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखे कि एक कुशल गाइड के क्या गुण होता है। वो देख ले ओ आए पक्का 100 गारंटी है। हम बता दूँ 30 कहीं के वे वो देख ले इतो बड़ो है, इन पूरा ध्यान पढ़ ली मैं पढ़ू इन बार देख थार साथ साथ हमें नहीं याद हो जाए। जितेन नार्गे एक कुशल गाइड है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताया उत्तर। जितेन नार्गे एक कुशल गाइड है। वैसे तो पर्यटक वाहनों में ड्राइवर अलग अलग और गाइड अलग होते हैं, लेकिन जितेन ड्राइवर कम गाइड है। अतः हम कह सकते हैं कि एक कुशल गाइड को वाहन चलाने में भी कुशल होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़े तो वह ड्राइवर की भूमिका भी निभा सके। एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न स्थानों के महत्व तथा उनके जुड़ी रोचक जानकारी का ज्ञान भी होना चाहिए। जितेन ने युमतांग का मतलब बताया कि घाटियाँ। उसने बताया कि सिक्किम के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। जब किसी बौद्ध धर्म के न्यामी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं लगाई दी जाती है। जितेन को पता है कि वेदानंद अभिनीत गाइड फिल्म यह अपने समय की अति लोकप्रिय फिल्म थी कि शूटिंग लोंगस्टोंग में हुई थी। इसका पर्यटकों का मनोरंजन भी बहुत है और उनकी स्थान में रुचि भी बढ़ जाती है। जितेन यद्यपि नेपाल है लेकिन उससे सिक्किम के जन जीवन, संस्कृति तथा धार्मिक मान्यताओं का पूरा ज्ञान है। उसने बताया कि जगह जगह दलाई लाम की तस्वीरें भी लगी हुई है, जो लोग की आस्था व विश्वास का प्रतीक है। वहाँ की कठोर जीवन स्थितियों से भी वह भली भांति परिचित है। उसने बताया कि यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, इसलिए सिक्किम राज्य की राजधानी को मेहनतकश बादशाहों का जगमगाता शहर कहा जाता है। इससे उसके कुशल गाइड होने का पता चलता है। जितेन का सबसे अच्छा गुण मानवीय संवेदनाओं की समझ तथा परिष्कृत संवाद शैली। वह सिक्किम की सुंदरता का गुणगान ही नहीं करता, वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में लेखिका की बातचीत करता है। सिक्किम की औरतें वह बच्चों के जीवन पर भी प्रकाश डालता है। उसकी भाषा बड़ी परिष्कृत और संवाद का ढंग अपनत्व से पूर्ण है, जो किसी गाइड को आवश्यक गुण है। इसके अतिरिक्त एक कुशल गाइड को उत्साही, धैर्यवान तथा जिज्ञासु होना चाहिए। वो देख ले भाई इम्पोर्टेंट है। तीसरों में तो पढ़ लियो और देख ले मैथन क्यों बहुत पहले मैं देख ले लगा हुआ है 108 श्वेत है पता कहीं सेम ही है रे। और तो की कौन हम 30 कहीं है 30% कहीं 30 पढ़ लियो। कितना कम लेकर यह समाज को कितने अधिक वापस लौटा देती है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के इस कथन में निहित जीवन मूल्य को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिकों की क्या भूमिका है। देख पाँचों पढ़ू। कितने कम लेकर यह समाज को कितने अधिक वापस लौटा देती है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के इस कथन में निहित जीवन मूल्य को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिक की क्या भूमिका है। और देख हम पढ़ा चौथो कहीं के
ओ तो भाई साहब मोटो है। लेखिका ने यह बताया उन स्त्रियों को देखकर कही है जो पहाड़ों के भारी भरकम पत्थरों को तोड़कर रास्ता बनाने का श्रम साध्य कार्य करने में लगी रहती है। उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं पर वह देश समाज को बहुत अधिक लौटा देती है। देश की आम जनता भी देश की प्रगति में भरपूर योगदान करती है और उससे उतना ही मिल पाता जितने की वह हकदार होती है। देश के श्रमिक एवं किसान देश की प्रगति के लिए अनेक प्रकार के कार्यों के द्वारा अपना सहयोग देते हैं। यदि वह कार्य न करे तो देश प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता। उसके अलावा अन्य लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। देश की प्रगति के प्रत्येक नागरिक की भी अहम भूमिका है। वह अपने वेतन वह सुख सुविधा की परवाह किए बिना देश की प्रगति के लिए अपना सहयोग देते हैं। देश के किसान भी धूप सर्दी की परवाह किए बिना सबके लिए अन्न उगा कर सहयोग करती है। देश का फौजी वह वैज्ञानिक भी कम वेतन पर पूर्ण निष्ठा से सेवा कर प्रगति के नए रास्ते खोलता है। वो देख लो, वो चौथा है, वो पढ़ ले, वो भी आ सके। ज़्यादा चांस है 30% का, ठीक है। नहीं हमें किस 500। सिक्किम की यात्रा वृत्तांत में लेखिका को सीमा पर तैनात सैनिकों को देखकर किस प्रकार की अनुभूति हुई, साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है भाई, बताते हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों को देखकर लेखिका का मन उन फौजियों के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। वह सोचने लगी कि ये फौजी कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। हम चैन की नींद सो सके इसके लिए वह एक पल भी नहीं सोते। शीत में चुस्त रहकर सीमा की रखवाली करते हैं। वैशाख में हम लोग वहाँ ठिठुरने लगते हैं। पौष और माघ के महीनों में तो वहाँ पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में खाने पीने के अभाव को झेलते हुए वह सीमा की रक्षा करते हैं। कई बार तो इन्हें अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ता है, पर वह इसकी परवाह नहीं करते क्योंकि उनके लिए देश ही सर्वोपरि है। वो 500 हो गयो। हम छठो बता दूँ तने। हाँ, एक संवेदनशील युवा नागरिक के रूप में पर्यावरण प्रदूषण का रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? साना हाथ जोड़ी पाठ को दृष्टि में रखते हुए उत्तर दीजिए। वो तो यार जी है, मनो लिख दी बोली तो ये बता दूं। प्रदूषण आज की प्रमुख समस्याओं में से एक है जो मानव द्वारा निर्मित है। इसने प्रकृति और मानव को मकड़ी के जाले के समान इस प्रकार बांध लिया है कि वह उसमें फंसता ही जा रहा है। यह प्रदूषण का श्राप वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण के रूप में मानव जाति को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। मौसम चक्र बिगड़ने के कारण पर्यावरण जैसा बढ़ता तापमान, बेमौसम बरसात या कहीं सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोप पड़ते ही जा रहे हैं और मानव को कष्ट पहुंच रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कमर कसनी होगी। लोगों को जागरूक करना होगा। वाहनों को संरक्षित करने का अभियान छोड़ना होगा। अधिकाधिक वृक्ष रोपण के लिए लोगों को सर्वप्रथम वह लोगों जो नदियां का दूषित होने से बचाना होगा। भूमि को प्रदूषण से स्वच्छ व प्राकृतिक जीवन जीने के लिए अभियान चलाने होंगे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फेसबुक, ट्विटर एवं इंटरनेट के जरिए भी फैलाई जा सकती है। तभी इस धरती को बचाया जा सकता है। अन्यथा प्रदूषण के परिणाम
दुग्ध होंगे और मानव का अस्तित्व एवं एक भयानक संकट में फंसता जाएगा। वो हम हो गयो और तुम मन लिख ला पा तो सातवों पढ़ ला, सातवों आठवों दूरी है ए मेन इम्पोर्टेंट है बचवा, वही चैप्टर कंप्लीट कर लो मोटो है। काश कश्मीर के साथ भी ऐसा सहज विलय हो जाता। लेखिकाओं को मधु कांकरिया का इस बात को कहने के पीछे क्या उद्देश्य निहित है? आपके मन में कश्मीर की स्थिति पर विचार करके क्या अनुभव होता है? तो वही देख लें एक साथ वो प्रश्न मोटा है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा करते हुए लेखिका मधु कांकरिया सोचती है कि काश कश्मीर के साथ भी ऐसा सहज विलय हो जाता। कश्मीर भारत का एक विभिन्न अंग तो है, परंतु वहाँ शांत व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए भारतीय सेना को तैनात किया गया। लेकिन कुछ अलगाववादी संगठन भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए वह अलगाववादी ताकतें आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं और सीमा पार से आतंकवादियों की गतिविधियां कश्मीर में चल रही है। पाकिस्तान उन आतंकवादियों को भारत के खिलाफ नैतिक एवं आर्थिक समर्थन दे रहा है, हथियारों भी दे रहा है और भारत के इस जम्मू कश्मीर राज्य को काफ़ी समय से अशांत किया हुआ है। जब तक हम सीमा पर चल रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों के आंतरिक ट्रेनिंग शिविरों को नष्ट नहीं कर देते तब तक स्वर्ग के समान दिखने वाले जम्मू कश्मीर में शांत नहीं हो सकती। लेखिका यह कहना चाहती है कि जिस तरह सिक्किम का भारत के विलय हुआ है, जनता ने उसे जिस रूप में स्वीकार किया, काश जम्मू कश्मीर का भी इस प्रकार का विलय भारत में हुआ होता तो यह अशांति देखने को नहीं मिलती। फिर से यहाँ धरती पर स्वर्ग वाली कहावत चरितार्थ हो जाती, लोगों में शांति और भाईचारा पनपने लगता, जनता में आतंकवादी का भाई समाप्त हो जाता। हम 8 वो एक लास्ट रिव्यू है वो पढ़ लें, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो कल मोटो है। देश की सीमा पर बैठे फौजी कई तरह से कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। सैनिकों के जीवन से किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है, चर्चा कीजिए। वो मन लागे कौन आए तो 5 क्वेश्चन पढ़ लूँ वो आ सके। देश की सीमा पर बैठे फौजी कई तरह से कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। सैनिकों के जीवन से किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है, चर्चा कीजिए। देश की सीमा पर बैठे फौजी देश के प्रहरी होते हैं। वह तन मन से देश की रक्षा करते हैं। सीमाओं पर चाहे तापमान 0 से नीचे हो या रेगिस्तान में आग बरसता सूर्य, वह मौसम की मार सहते हुए सहर्ष देश की रक्षा में लगे रहते हैं। 24 घंटे पूर्वक दुश्मन पर अपनी निगाह व बंदूक ताने रहते हैं। अपने परिवार से दूर वह सदा दुश्मन को मारने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके लिए वह अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। उनका जीवन सभी के लिए एक आदर्श जीवन होता है। वह सबके मन में देश प्रेम की भावना को जगाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि देश से बड़ा कोई नहीं है। देश है तो हम हैं। जिस देश की माटी में हमने जन्म लिया उसके लिए बलिदान करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। परिवार, समाज, मित्र वह शारीरिक सुख सभी देश के बाद हैं। हम उनसे हर परिस्थितियों में खुश रहने वह जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के जीवन मूल्य भी की सीख मिलती है। सैनिकों का समस्त जीवन एक संघर्ष है जिस अपनाकर हम अपने जीवन को कुंद बना सकते हैं। इतना है 8 आज का मैं पढ़ दिया, ठीक है ने।
एल ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना देख, पहलो पढ़ ली फर्स्ट, दूसरो पढ़ ली, तीसरो पढ़ ली और चौथो पढ़ ली। ए तो पढ़ना है और ए 8 तू भेर ये मतलब रिवाइज कर ली बस, ठीक है नी। टाटा बाय बाय।